Hey everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि लेक्चर्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो अभी आपको थोड़े समय में समझ में आएगा। पर लेट मी रिवाइज यू वंस अगेन कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको डील करवाया जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिशन इन द प्लांट जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे क्या कहानी चलेगी। उसके बाद मैंने आपको फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फैक्टर विच अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल का ही पार्ट है वो। और आज हम एक बहुत ही सोशल एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं और वो है ह्यूमन बीइंग। तो बेटा जी शुरू करते हैं आज हम ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। यस, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ होल बायोलॉजी। आपको यूं चुटकियों में समझ में आएगा तो बिल्कुल कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है बच्चों, पर जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही मैम आपको देगी। देखो भैया, मैम जो है ना नीट वालों को पढ़ाती, पढ़ाने के लिए आपको मैं बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ पर जरूरत नहीं है उतनी। पहले मैम भी बड़ा पढ़ाती थी जब ऑनलाइन में, बड़ा चस्का था कि 10th वालों को बहुत पढ़ाया जाए, पर बाद में समझ में आया कि इतना ज्यादा आपको नीड नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रीम बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब पढ़ना होगा। पर मैं इतना आपको पढ़ा दूंगी कि भैया जी केवीपीवाई में या एनटीएससी में या ओलंपियाड में अगर आपको ये सवाल आएंगे तो डेफिनेटली बन जाएंगे। और अगर मैंने 40 मिनट्स का लेक्चर बनाया तो 40 मिनट में 39.9 मतलब 59 सेकेंड्स तक आपको कोई बोरियत नहीं लगेगी। बोरियत वहां लग सकती है जब मैं बोल रही बाय। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से लेक्चर है, देन विल मूव फॉरवर्ड। मूव बोल रही देखो मुझे भी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को मैंने 3 लेक्चर में डिवाइड किया बेटा जी। पहले देख लो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया है 3 लेक्चर में, ठीक है। पहला लेक्चर में मैंने आपको डील कराना है पूरा माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने डील कर रहे हैं भाई साहब क्या जो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है मैम? हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, हमसे होता ही नहीं है, बहुत ही कमबख्त है बायोलॉजी। शिप्रा मैम के साथ बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया ना बेटा तो मान लो बायोलॉजी से संन्यास लेने की बारी आ चुकी है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्रॉम द माउथ टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, ठीक है, यहां तक आपने पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात? एलिमेंट्री कैनाल के बाद मैं सेकेंड लेक्चर में आपको डील कराऊंगी द ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड। देखो बेटा, लोग जो है ना इसी में घुसा घुसा के सब कचरा बना देते हैं, पर आपको इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें बताना नहीं है कि लीवर क्या है, पेंक्रियास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे भी होगा। पर एक सेपरेट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या बात करनी है भाई साहब? सलाइवरी ग्लैंड बात आएगी मैम। हालांकि ऐसा ना समझें, बिल्कुल भी कोई भी जनता ये नहीं समझेगी ओए मैम है तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, इसमें क्यों नहीं बता रही? तो इसमें भी बताएंगे, पर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी ताकि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इंडिया के बेस्ट बच्चे बनना चाहते हो ना बायोलॉजी के? बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? तो अगर बनना चाहते हो तो बेटा जुड़े रहो, है ना। बेस्ट, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त चाहिए। उंगलियों में बायोलॉजी काउंट करके घूमना है ना। 11th 12th वाले प्राण दे दे रहे, तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम आके बेचारों को लेक्चर होल्ड करके। तो जो है लेक्चर को शेयर करो, बढ़िया से पढ़ो ध्यान से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद आपने पढ़ाऊंगी मैं क्या? लीवर। बेचारे वो मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे, तुम्हें पढ़ना नहीं है। पैंक्रियास, ठीक है, ये 3 चीजें आपने पढ़नी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। थर्ड बेटा हम क्या बात करेंगे? उसके बाद मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये छोटे छोटे से लेक्चर है, ऐसा नहीं है 30 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर है जिसमें मैं आपको पूरी रिएक्शंस बता दूंगी कि कौन से पार्ट में। अच्छा, ये भी बिल्कुल ना सोचें कि ये सब कुछ जो है ना इसमें बार बार रिपीटेशन होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार एक ही चीज रिपीट होगी। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस कि भाई माउथ में कैसा डाइजेशन होता है, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें। क्लियर है बच्चों? सो वी हैव टू डील 3
थिंग्स, मतलब एक्चुअली डील तो बहुत सारी चीज़ करना है, पर हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में क्या डील करेंगे ये मैंने आपने बता दिया। ये 2 और ये 3, ये है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। अभी 3 हम ह्यूमन बीइंग को 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। हालांकि आपकी एनसीईआरटी एक ही लेक्चर में क्या वो तो 15 मिनट में खत्म कर देती, पर वैसा हमें कंसेप्ट नहीं बनाना है। वन शॉट वीडियो मैम बनाएगी तो उसमें आप वन शॉट में आप पढ़ लोगे। देखो मैम वन शॉट भी पढ़ाएगी, मैम आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी पढ़ाएगी, सब करेगी। समय पहले कंटेंट अच्छा सा बिल्डअप कर लो, उसके बाद वन शॉट करते रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो भैया जी शुरू कर रहे हैं अपन लोग, आ जाइए फटाफट से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो एन तेन जो है तो ये जो है सब बातें कर रहे हैं आप। ये इसमें सबसे पहली चीज़ तो अपने को चाहिए क्या यार, सबसे पहली चीज़ तो हमें चाहिए फूड ना। बिना फूड के कैसे काम चलेगा, बिना फूड के तो काम नहीं चल सकता भाई। हमने ये जो है डाइजेशन करना है, हमने स्टमक में करवाना, हमने इंटेस्टाइन में कराना है, पर अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, हमें पहले खाना खाना पड़ेगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या खाना पड़ेगा, खाना। और लास्ट लेक्चर में भी जब न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने आपको पढ़ाया तब भी मैंने आपको क्या बताया था, वी आर होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल, वी आर होलोजोइक एनिमल। अमीबा जो है हमारे पूर्वज है, मतलब एक्चुअली पूर्वज नहीं है पर काम वैसा ही करते हैं, और मान लो तो पूर्वज ही है क्योंकि सबसे पहले तो प्रोटिस्टा ही आया है ना हमसे पहले, तो एनिमल के पहले। नाउ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका खाना क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो भाई दाल चावल रोटी सब्जी चिकन मुर्गी बकरा सब तो खाते हैं अपन। तो ये सब जो खाते हैं मतलब ये है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज आर फूड, वी कैन यूज द प्लांट एज आर फूड एंड वी कैन ऑल्सो यूज द एनिमल्स एज आर फूड। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं बच्चों जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपके खाने में क्या होना चाहिए, मैम पानी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, यही सारे होने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा खाने में और कुछ होता है कि भगवान जो है, भगवान ने एक जो है धूमतना करती हुई कोई एनर्जी डाल दी और उसको खाते हम लोग, यहाँ ठीक है। तो भैया ये जो अपन पीते ना माउंटेन ड्यू ये सब जो है फालतू चीज़ें, खाने में न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें होने चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को एक दिन खा लेने से बिल्कुल जो है शक्तिमान की संतानें अपन बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। खाना तो आपको रेगुलरली पड़ेगा और आपके खाने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। हालांकि लेक्चर जो है तो मारने में मैं बहुत तेज हूँ, पर खुद भी मैं शायद ये कम सेवन करती हूँ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोई इंस्टेंट ड्रिंक पी कर जो है अपन घूमना शुरू कर देंगे शक्तिमान की तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपके खाने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। तो ये 3 पार्ट में हम खत्म करेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग किससे, डाइजेशन से, ठीक है। अब हमने जो है खाना चबाना है, ठीक है। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा जो खाना है वो पूरा जो है आपने पढ़ा कि भाई अमीबा में इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है। पर ह्यूमन बीइंग में ये सारी चीज़ें हो कहाँ रही हैं, द मेन क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। आपकी बॉडी में चबा कहाँ से रहे हो, पचा कहाँ पे रहे हो, एब्जॉर्ब कहाँ पे कर रहे हो। तो मेन क्वेश्चन तो हमारे मन में ये है ना कि हम ये सारी कहानी कहाँ कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी हम लोग कर रहे हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल को राजा बेटा हम और क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल को हम कहते हैं फूड पाइप। व्हाट वी कॉल्ड एज फूड पाइप। क्लियर है इतनी बात। तो हम जो भी चीज चबा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो भगवान ने आपको कोई जो है जंतर मंतर नहीं दे रखा है। आपकी बॉडी में एक पूरा सिस्टम है, द सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है। हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग। हम क्या शो करते हैं बच्चों, हम शो करते हैं ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, बोलो। ह्यूमंस के अंदर होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होता है ना, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही होता है कि नहीं होता, बोलो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, आपके पास हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंजेक्शन कर सके, इंजेक्शन के बाद शिप्रा मैम हम चाहते हैं कि डाइजेशन कर सकें, डाइजेशन के बाद हम चाहते हैं शिप्रा मैम कि हम एब्जॉर्प्शन कर सके, एब्जॉर्प्शन के बाद हम शिप्रा मैम हम चाहते हैं कि हम एसिमिलेशन कर सकते हैं। तो करिए कोई दिक्कत नहीं है। एसिमिलेशन के बाद मैम हम चाहते हैं कि भैया हमारे अंदर इजेशन भी हो। तो क्या चाहिए आपको बेटा, इजेशन क्या चाहिए आपको, भी एक सिस्टम चाहिए। तो इन सारी प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है राजा रानियों, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गई बात। पर समस्या ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होगा, ये क्वेश्चन हमारे मन में ये है। तो ये सवाल आपके मन के अभी हम मिटाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम
digestive system starts at what? Starts at mouth. कहाँ पे start होता है? And mouth पे, and end up to बेटा जी एनस. क्लियर है? तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होगा और एनस पे खत्म होगा. तो मैडम जी ये माउथ से एनस तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं? माउथ से एनस तक के पार्ट को हम कहते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल. क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. इज दिस क्लियर टू यू गाइज? इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है. तो we are human being. We show the holozoic nutrition. We have proper system for each and every process. We have mouth and we have anus. We ingest the food from mouth and we remove our undigested waste from anus and whole the pathway from the mouth to the anus. This is the digestive system, and whole pathway from the mouth to anus having a tube, and this tube is called as alimentary canal, जिसी को हम food pipe भी कहते हैं. समझ में आ गई बात? तो ये देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है कहाँ से शुरू होती है? माउथ से, और एनस पे खत्म होती है. समझ में आ गई बात? इन सारे के बीच में, इस पूरी पाइप के बीच में बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं. क्या क्या आती हैं बच्चों जी? बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, बहुत सारे सिक्रीशन इनके. जैसे आप ये सोचो कि एक मेन रास्ता है यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, पर उस यहाँ से लेकर, मान लो मैं भोपाल में हूँ, भोपाल से दिल्ली जाने के लिए वी हैव वन रास्ता, पर क्या एक ही रास्ता भोपाल से दिल्ली तक जाएगा यार? उसके बीच में पता नहीं क्या क्या मिलता जाता है भाई. जो है तो जबलपुर का भी रास्ता मिला लिया, कटनी का भी रास्ता मिला लिया भाई, हरियाणा का भी रास्ता मिला लिया, फिर जाके अपन दिल्ली पहुंचे. तो दिल्ली पहुंचने के बीच बीच में आप छोटे छोटे और रास्ते मिलाते हैं ना, बोलो, ताकि जिसको हरियाणा से दिल्ली जाना वो भी पहुंच जाए. ठीक है, जिसको भाई जो है जबलपुर से दिल्ली जाना वो भी पहुंच जाए. तो वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से एनस के बीच में बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में मिलती जाती हैं, और इन सब भाई बंधुओं को हम कहते हैं सिक्रीशंस. क्या कहते हैं? सिक्रीशंस. मैम सिक्रीशंस क्या होते हैं? सिक्रीशन वो होते हैं जो कभी निकले कहीं बाहर, जैसे आंसू एक सिक्रीशन है, लार एक सिक्रीशन है, थूक एक सिक्रीशन है. तो ये सब सिक्रीशंस आपके डाइजेस्टेड या डाइजेस्टिव सिस्टम में निकलते हैं ताकि खाने का डाइजेशन हम आसान बना सके. क्लियर? माउथ से एनस के बीच का जो पाइप है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप कहते हैं. ये पूरा एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ह्यूमन बीइंग के पास खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एक सिस्टम होता है. इज दिस क्लियर टू यू गाइस? उसके बाद इन सब के बीच में, इस पूरे पाथवे के बीच में हम डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस उसमें मिलाते जाते हैं. सिक्रीशंस क्या हैं? सिक्रीशन वो फ्लूइड है जो किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से निकलता है. मैम ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड आपकी बॉडी में पाया जाने वाला वो पार्ट है जिससे कोई भी चीज, कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड बाहर आता है, जिसे हम हार्मोन के नाम से जानते हैं. अब ये मत समझना कि 3-4 बाल्टी निकलता है, एकदम माइन्यूट क्वांटिटी, पर इसका इफेक्ट बिल्कुल तुम सोच नहीं सकते इतना फास्ट होता है. क्लियर है? तो ऑर्गन गिवन बिलो, ध्यान से समझिएगा. अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं. इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑर्गन दिए गए हैं एलिमेंट्री कैनाल के. भाई माउथ टू एनस है. अब आप बोल रहे हो कि इसके बीच में जो बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी सिक्रीशन, बहुत सारी ग्लैंड्स आती है, तो बताओ तो जरा कि कौन कौन से पार्ट आते हैं. तो चलो शुरू कर लेते हैं. सबसे पहला पार्ट है माउथ. ठीक है, खाना आप चबाइए. माउथ के बाद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्या है? ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद ये माउथ हो गया. अभी ग्लैंड्स के बारे में मत बात करो, अभी डोंट टॉक अबाउट द ग्लैंड्स. ठीक है, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ गया बेटा जी, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया बेटा जी, और आगे लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, 4-5. ठीक है, तो ये हैं आपके पार्ट्स. ठीक है, डन. उसके बाद इन सब, मैंने आपको बोला था ना, बहुत सारी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन बीच में घुसाती जाती है. हमें भी ले चलो, सही है मेरे, हम तुम्हारा काम आसान बना देंगे. तो ग्लैंड्स कौन कौन सी है? ए है सलाइवरी ग्लैंड्स, बी है लीवर, सी है पेंक्रियास. तो ये तो मोटी मोटी सी ग्लैंड है, पर ऐसा नहीं, ये तो ग्लैंड है, इनका नाम ही ग्लैंड है. पर जहां जहां पर भी डाइजेशन हो रहा है वहां पर क्या पाई जाती हैं? एडिशनल ग्लैंड्स पाई जाती है. ये तो ग्लैंड है, इनका नाम ही है ग्लैंड, तुम्हारा नाम ही, तुम काम ही करोगे ग्लैंड का. पर ऐसा नहीं है. स्टमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड्स होती हैं, मतलब
सिक्रीशंस होते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका ये क्लियर हुआ, तो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के पास खुद की ग्लैंड्स होती हैं कि भाई हमें तो मिल रहा है तो हम ले ही लेंगे, पर साथ में हम अपना भी डाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? तो जब भी हम किसी रास्ते को तय करते हैं फ्रॉम द माउथ टू एनस, तो बीच बीच में बहुत सारे संगी, माउथ से लेकर पूरा एनस तक का पार्ट है। अब इस रास्ते में बहुत सारे संगी साथी मिलेंगे, जैसे कि ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। पर जब आप रास्ता तय कर रहे हैं तो स्टमक के पास भी खुद की ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन कोई हार्मोन भी हो सकता है, सिक्रीशन कोई जूस भी हो सकता है। मौसम्बी का जूस नहीं बेटा, डाइजेस्टिव जूस जिसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी चीज को तोड़ भी सकते हैं, किसी भी चीज को बना सकते हैं। पर डाइजेशन कैसा प्रोसेस है बेटा? व्हाट इज डाइजेशन? अभी मैं मैम डेफिनेशन भी लिख के दिखाएगी, तो टेंशन नहीं लो। ठीक है, डाइजेशन किसी भी चीज को तोड़ने वाला प्रोसेस है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो एंजाइम्स निकलेंगे ग्लैंड्स के द्वारा, वो किसी भी चीज को तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? डन 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 डन। अब उसके बाद आपका डाइजेशन शुरू होता है। तो आपको मैंने बताया रास्ते में चल रहे बहुत सारे संगी साथी मिलते जाते हैं ताकि चीजों को आसान बना सके। वो संगी साथी हैं बेटा जी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या निकालती है? सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या हो सकता है? इट कैन बी हार्मोन, इट कैन बी जूस, कुछ भी हो सकता है। डाइजेशन एक तोड़ने वाला प्रोसेस है, तो इसमें ग्लैंड्स क्या निकालेंगी? वो एंजाइम निकालेंगी, जिससे आपका फूड मॉलिक्यूल छोटा हो सके। क्लियर है? उसके बाद बेटा जी माउथ किस में खुलता है? बकल कैविटी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। पर अगर आप देख रहे होंगे दीज आर द पार्ट ऑफ, जो है ये क्या है आपके? पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा। ये क्या है बच्चों? ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। यहाँ पर हमने कहीं भी ग्लैंड्स का जिक्र नहीं किया है। हालांकि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपनी खुद की छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना स्वयं का भी जूस निकालती हैं। ग्लैंड्स क्या क्या हैं? लीवर है, पेंक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है। पढ़ेंगे अलग से उनके बारे में। ये सारे लोग क्या करवाते हैं बच्चों? डाइजेशन। ठीक है, ये सारे लोग आपकी ग्लैंड्स प्लस आपके ये सारे पार्ट्स क्या करवाते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। तो डाइजेशन है क्या? बोलो जल्दी से। डाइजेशन क्या है बच्चों? बोलो बोलो, क्या है डाइजेशन? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये एक क्या है? केमिकल प्रोसेस प्लस थोड़ा बहुत फिजिकल प्रोसेस भी है। फिजिकल कैसा है भैया? स्टमक में जब आप खाना भेजते हो तो बड़ा होता है, स्टमक उसको घुमा घुमा के थोड़ा छोटा करता है। तो डाइजेशन क्या है? केमिकल प्लस फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। डन। जिसमें आप लार्ज फूड मॉलिक्यूल को, जिसमें आप लार्ज फूड को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट फूड, ठीक है, या लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट्स को स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट में। न्यूट्रिएंट याद करो, ज़्यादा बेटर है। न्यूट्रिएंट कहाँ होता है मैम? कहाँ होता है? इसके लिए मैडम ने लेक्चर बना रखा है बेटा, है नहीं? एवी नहीं मैम, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? ऐसा बेटा टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जाके देखो, बना रखा है मैंने। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में हम लार्जेस्ट जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको स्मॉलेस्ट, बेटा स्मॉलर नहीं लिखा मैम ने, क्या लिखा है मैम ने? स्मॉलेस्ट लिखा है। स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बाय द हेल्प ऑफ बेटा जी एंजाइम्स। एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? ग्लैंड से आ रहे हैं बेटा, ग्लैंड से। कहाँ से आ रहे हैं? ग्लैंड से आ रहे हैं। ठीक है, स्टमक के पास खुद की ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद की ग्लैंड, साथ में वो क्या ले रही है? बाकी दूसरी ग्लैंड का रिसीविंग ले रही। तू हम तो अपना काम कर ही रहे, तू हमें दे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अगर बेटा जी डाइजेशन के बारे में एक और चीज़ बताऊँ मैं, तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। डाइजेशन क्या है? एक बच्चों एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब आपसे पूछा जाएगा मैडम ये कैटाबॉलिक क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को तोड़ रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। इज दिस क्लियर टू यू? जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ रहे होते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस, और जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, पर डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आप उसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। ठीक है,
समझ में आई बात। डाइजेशन करने के लिए आपको एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत पड़ेगी और एलिमेंट्री कैनाल में ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। एक एक चीज आई होप क्लियर। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? होलोजोइक, ठीक है, और न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक है। प्रोसेस क्या है? डाइजेशन है। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक है। किसकी हेल्प से होगा? एंजाइम से होगा। एंजाइम कहाँ से आएंगे? ग्लैंड्स में आएंगे। ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल के आसपास प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल में लगी हुई है साइड साइड में। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होगी बच्चों? माउथ से होगी। खत्म कहाँ से होगी? एनस पे होगी, ठीक है। वी हैव प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, बकल कैविटी, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इस पे हुई कोई जो है कोई गुंडा कान नहीं लाएगा। ई अपेंडिक्स का होता है, अभी पढ़ा रहे हैं हम, रह जाओ जरा, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब अपन शुरू करते हैं माउथ, ठीक है। चलो, मुझे स्लाइड्स में देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको सुनाते जाती हूँ, आप मेरी कहानी सुनते जाइएगा। भयंकर मजा आने वाला है, मजे में कोई कमी नहीं होगी मैम की क्लास में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो तो शुरू करते हैं। माउथ क्या होता है? जब हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट हो रहा है, तो माउथ क्या है? ही हो, ये माउथ है आपका, ठीक है। ये है आपका माउथ, ठीक, ये पूरा है आपका माउथ, ठीक है। डन है बच्चों। अब माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से आप खाना खा पाते। माउथ ही नहीं होता तो खाना कैसे खा पाते? मुंह कैसे फाड़ते? तो मुंह कैसे फाड़ते? मुंह फाड़ने के लिए माउथ जरूरी है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माउथ में होता क्या है, तो होते हैं 2 लिप्स, ठीक है, ठीक, 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। अब यहाँ पर नहीं लिखा है पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिप्स होते हैं इनके पास वो बॉडी के बहुत ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए किसी भी जगह पे सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी लिप्स पे होती है। ठंडी, गर्मी, बरसात, लव, हेट, एंगर, रेज, सबका जो परसेप्शन होता है वो लिप्स पे सबसे ज़्यादा होता है, पता है, क्योंकि लिप्स पे सेंसरी रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं? जो किसी भी बाहर से आने वाले सेंसेस को गेन कर लेते हैं। समझ में आई बात? और फिर यही लिप्स जाकर एक कैविटी में खुलते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। क्लियर है? ये देखो लिप्स, उसके बाद हा 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 बकल कैविटी, ठीक है। वैसे तुमको एक चीज बताती हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी बकल कैविटी अच्छी स्वस्थ है नहीं है, तो अपनी चारों उंगलियां ऐसे डाला। मेरी तो स्वस्थ है बेटा, तुम भी देखो, अगर ये चारों उंगलियां से जा रही है ना सीधी तो स्वस्थ है, और अगर नहीं जा रही है तो गुटका उटका तो शुरू नहीं करती है क्लास 10वीं में, ये नहीं करना अपने को, ठीक है। समझ में आ गई बात? और ये जो लिप्स है जब आप मुंह खोलते हैं तो एक कैविटी में खुलती है, दिस इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। कैसे याद रखें मैम? कैविटी जिससे बकते हो उसकी कैविटी क्या होती? खाली जगह होती। जो कैविटी बके उसकी खाली जगह को, बकने वाली खाली कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब अपन शुरू करते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनते हैं, आओ फटाफट से, तो कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। कम ऑन, क्लियर है? तो माउथ क्या होता है? इट इज गार्डेड बाय द 2 लिप्स, ठीक है। लिप्स क्या होते हैं? हाईली मूवेबल होते हैं, बोलने के काम आते हैं, बहुत सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, आपको प्रॉपर एक शेप देते हैं, स्पीच में मदद करते हैं। अच्छे से बोल नहीं पाएंगे अगर आपके लिप्स काम नहीं करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जब अपना मुंह खोलते हैं देन द लिप्स विल ओपन द माउथ इनटू द कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ओरल कैविटी क्या होती है बच्चों? हा, जब आप अपना ऐसे मुंह खोलेंगे तो ऐसे 4 उंगलियां जाती हैं, जिस खाली जगह को हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब मैं नहीं बता रही यार, तुम खुद देखो कि तुम्हारी बकल कैविटी में क्या क्या होता है। एक छोटू सा डायग्राम है, वो आपको सब बताएगा। तो माउथ में क्या है भैया? माउथ में सबसे ऊपर चीज क्या है? लिप्स विल ओपन इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। तो ये हो गए लिप्स के बारे में तो हम जान ही गए हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे लिप्स के बारे में, ठीक है। सो दिस इज द लिप्स, ठीक है, दिस इज द लिप्स, ओके। लिप्स के बाद अगर आप ऐसे खोले तो यहाँ एक लाल लाल कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं जिंजाइवा। जिंजाइवा का मतलब होता है गम्स। गम्स होते कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? ये जिंजाइवा गम्स, तुमको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वो तो फूड पॉइजनिंग कहलाता है। एक होता है एंट अमीबा जिंजीवालिस, तुमको पता है? अगर यहाँ पर वो ऐसे ऐसे पूरा इन्फेक्शन ऐसे ऐसे फैला रहता है,
ये ऐसे फैला रहता है, पता है, धीरे धीरे करके पूरे मसूड़ों को खा जाता है, पूरे मसूड़ों को डैमेज कर देता है, पूरा ऐसे दांतों में एक हरा हरा कलर का इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं पायरिया। पता है तुम्हें, किसी का जूठा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपने किसी का पानी पिया तो ये पूरे आपके पानी में आ जाते हैं, फिर आपने गट्टे से किसी गटक लिया पानी तो वो आपके अंदर भी पहुंच जाते हैं और आपके दांतों में भी इकट्ठा होने लगेंगे और आपके मसूड़े खाना शुरू कर देंगे। तो जब मसूड़ों में आपके सूजन हो जाती है तो इसे हम जिंजीवाइटिस कहते हैं बेटा। समझ में आ गई बात? हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आपको बता दूं। इसे कहते हैं बच्चों जी जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस का मतलब आपके मसूड़ों में सूजन, इन्फ्लामेशन इन द जिंजाइवा गम्स। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, समझ आ गए मेरे बच्चों को, इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अगली बात में मुड़ते हैं। अब आप अपनी जीभ को ऊपर लगाओ, अब अपनी जीभ को निकालो और अपनी जीभ को ऊपर की ओर ऐसे टकराओ। कुछ हार्ड हार्ड सा फील होता है, ये कहलाता हार्ड पैलेट बच्चों। ये क्या कहलाता? हार्ड पैलेट। अब तुम खुद सोचो, नीचे मुंह खोलते हो तो ये जो कैविटी है क्या है? ये है बकल कैविटी और ऊपर क्या है? आपकी नाक है। तो हार्ड पैलेट एक बोन का वो स्ट्रक्चर है जो कि आपकी नाक और आपके मुंह को सेपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे देखो ना यार, मैं थोड़ी बोल रही, तुम खुद देखो, अपनी जीभ है, इसको टच करो ऊपर, कुछ हार्ड सा फील होता है कि नहीं होता है? तो ये जो हार्ड पैलेट होता है ये आपकी नाक और आपके मुंह को अलग करता है बेटा, पता है तुम्हें, है ना? तो हार्ड पैलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट होता है नोज से। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? हार्ड पैलेट, जो कि बोन का बना है। अब इसी जीभ को पीछे ले जाओ, इसी जीभ को या साइड साइड में पीछे की ओर ले जाओ तो कुछ सॉफ्ट सा फील होता है। दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है? तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो मसूड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद जब अपनी जीभ को ऊपर रूफ में मतलब छत पे टच करते हैं तो कुछ हार्ड सा फील होता है। दिस इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। और जब आप अपनी जीभ को पीछे लेके जाते हैं तो कुछ सॉफ्ट सा फील होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? समझ में आ गया बात? ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आप सॉफ्ट पैलेट के नीचे देखो, थ्योरी में कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो भाड़ में जाने दो बेटा। मैं तुम्हें एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़ा रही हूँ। आई डोंट बिलीव इन द रीडिंग ऑफ द स्लाइड, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन दिस पेन, आई बिलीव इन यू एंड मी। बस अगर मेरे पास एक पेन भी होगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो डायग्राम बना के समझा देंगे। अब ये सॉफ्ट पैलेट जो है, ध्यान से देखना, इधर इधर इधर, कौन से कलर से बनाओ? ओके, ये लेट मी टेक द येलो कलर। अगर आप ये सॉफ्ट पैलेट दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक बेल शेप की लटकती हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? दिस बेल शेप की लटकती हुई संरचना, ठीक है, इसका स्पेलिंग इसमें गलत दिया हुआ है, ऊ को हम अभी मिटाऊंगा। इसका स्पेलिंग गलत है भाई, ये इसका स्पेलिंग नहीं है, इसका स्पेलिंग हम सही लिखूंगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि इंटरनेट पे दी जाने वाली सारी चीजें सही होती हैं तो ऐसा मेरे राजा बेटा नहीं होता। इंटरनेट पे भी दी जाने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है यूव्यूला। ठीक है, ये देखो बेल शेप। अरे मैं नहीं बोल रही भैया, तुम शीशे के सामने जाओ, अपना मुंह फाड़ो, एक बेल शेप का स्ट्रक्चर आपने दिखाई दे रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज बच्चों जी क्या? दिस इज कॉल्ड एज यूव्यूला। क्लियर है? अब देखो, मान लो कि ये आदमी खाना खा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये फूड पड़ा हुआ है। अब जब ये खाने को निगलेगा ना बच्चों, ध्यान से समझना, जब ये खाने को निगलेगा, जैसे कि एक स्ट्रक्चर में लेके आई हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वो लगा है कि नहीं लगा है यार, ठीक है, जैसे मान लो ये व्यूला, देखो यहाँ सही लिखा है। जब आप खाने को खाओगे, ध्यान से समझना, जब आप खाने को खाओगे तो ये व्यूला को ना, खाना जैसे निकलता, जैसे मान लो मैं तुमको पानी पी के दिखाती हूँ, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल्स यार। अब बोलो, ये जो है तो जिन चीज़ों का हो सकता है वो तो दिखा ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बॉटल है, ठीक है, लेट मी ड्रिंक। अभी सब लोग बॉटल लेके आएंगे मेरे साथ और ऐसे पानी पिएंगे। जब आप किसी भी चीज को सॉलो करते हैं, मतलब निगलते हैं, तो बेटा जी ये जो यूव्यूला है ना, ये जो बेल शेप का स्ट्रक्चर है, ये बेल शेप का स्ट्रक्चर ना ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर जाके ना ये आपकी जो रेस्पिरेटरी पाइप है ना, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, उसको बंद करने में बेटा जी मदद करता है। समझ में आई बात? आपकी जो ट्रैकिया है ना, उसको बंद करने में मदद करता है।
ताकि जो खाना आप खा रहे हो ना वो सीधे नीचे अंदर की ओर फूड पाइप में जाए, क्योंकि गलती से अगर खाना ट्रैकिया में या विंड पाइप जिसको हम कहते हैं उसमें चला गया ना बेटा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आदमी मर सकता है, क्योंकि विंड पाइप में हवा के अलावा बेटा जी और कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? विंड पाइप में हवा के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, विंड पाइप में सिर्फ हवा होनी चाहिए। तो यूविला ऐसे करता है कि वो ऊपर जाके विंड पाइप को ढकने का काम करता है, कि विंड पाइप के ऊपर ढक्कन होता है, सब उसमें पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि ये जो यूविला है ये विंड पाइप को ढकने का काम करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, भाड़ में जान दो, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ यूविला जो बेल शेप का स्ट्रक्चर है इसको यूविला कहते हैं। नाम नहीं भी याद हो तो स्ट्रेस ना लियो, याद नहीं होगा तो जाने देना, कोई टेंशन नहीं है, बस याद रखना ही करता क्या, ये ऊपर जाता है, विंड पाइप को ढकने का काम करता है, खाना आपका नीचे चला जाता है। क्लियर है? हार्ड पैलेट, हार्ड सॉफ्ट पैलेट पीछे उसके यूविला बेल शेप का क्या बंद करता है, विंड पाइप बंद करता है। क्या प्रिवेंट करता है, ताकि खाना आपका फूड पाइप में ही रहे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आप यहाँ देखो, ये क्या है, ये जॉज है, ये क्या है आपके जॉज है। तो आपका जो आपका वो है पैलेट, समझ में आया? आपके बकल कैविटी में पैलेट होते हैं, जिंजाइवा होता है, यूव्यूला होता है, ये सब मैम ने क्लियर कर दिया। और साइड बाय साइड क्या होता है, जबड़ा, दिस इज जबड़ा 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 जबड़ा। ठीक है, उसके बाद आपके पास होती है एक मस्कुलर टंग। आपके पास क्या होती है बच्चों दी, मस्कुलर टोन, मस्कुलर टंग। तुमको पता है शरीर कितना भी थक जाए पर आपकी टंग कभी भी नहीं थकती बच्चों। समझ में आई बात? शरीर कितना भी थक जाए पर आपकी जो है मुंह है ना, लोगों का चलता ही रहता है, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे लात मारूंगा। तो आदमी जो है वो क्या कहते हैं, मरणासन में बैठा मृत्यु सैया में तो भी मुझे राम राम, शरीर नहीं चल रहा है, गंगा जल पिला दो, सब कर दो, पर मुंह जो है टंग बराबर चलती है बेटा। टंग का इम्यूनिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि मसल बहुत छोटी होती है, जल्दी जल्दी थकती हैं, रिकवर हो जाती हैं, थकती है रिकवर हो जाती हैं। तो टंग का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, शरीर कितना भी थक जाए टंग नहीं थकती। ठीक है, अब जॉज की जब हम बात कर रहे हैं तो वी हैव डन व्हाट, बकल कैविटी में जो है माउथ सबसे, ये है मेरा माउथ, बोला शिप्रा मैम खड़ी है, बताओ माउथ का, दिस इज माउथ। ठीक, माउथ के ऊपर क्या है, लिप्स, मुंह खोल दी, ये क्या है, बकल कैविटी। क्या होता है, जिंजाइवा, जिंजाइवा मसूड़ा। फिर उसके बाद क्या पड़ा, जॉज, ये जो। फिर क्या पड़ा, टंग, जिसका इम्यूनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। यूव्यूला क्या प्रिवेंट करता है, खाने को कहाँ जाने से, फूड पाइप में, विंड पाइप में। ठीक है, बेल शेप की स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या पढ़ाया मैम ने आपको, हार्ड पैलेट, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, उसके बाद डन है। अब मैम आपको बता रही है किसके बारे में, दोनों जबड़ों में बेटा जी क्या लगे होते हैं, दांत। आपके दोनों जबड़ों में क्या लगे होते हैं बच्चों जी, दांत। अब तुम खुद देखो कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, मैंने नहीं बताना, आप तो खुद ही देख लो कितने प्रकार के होते हैं। चलो भैया, तो अब हम लोग टीथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे में मतलब इवन मैंने भी पहले डेंटल फार्मूला वगैरह पढ़ाया था, पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पर बहुत सारे लोगों को अनसेटिस्फेक्शन होगा, मैम पढ़ा दो डेंटल फार्मूला, तो आप पढ़ा देंगे, पर उतनी ज़रूरत है नहीं बेटा जी आपको। ठीक है, तो वही आपके जॉ में क्या क्या है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पैलेट होता है, टंग होता है, टंग के बाद आपका सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट हमने पढ़ लिया, जॉज होते हैं, गम्स होता है, लिप्स होता है, यूव्यूला होता है जो कि खाने को फूड पाइप में जाने देता है और विंड पाइप में जाने से रोकता है। ये कहानी क्लियर हो चुकी है। देन विल मूव टू द व्हाट बच्चों जी, हम बात करते हैं टीथ्स की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कहानी है। देखो, छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। एक छोटू सी चीज बताते तुम्हें, आ जाओ बच्चों। जैसे मान लो कि ये है कोई ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मान लो किसका नाम ले लें हम लोग नाम ले लेते हैं कुक्कू का। ठीक है, कुक्कू, ठीक है, कुकू। ठीक है, ये कुक्कू नाम का जो आदमी है, ये है इसका अपर जॉ। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये है इसका ऊपर वाला जबड़ा और ये है इसका नीचे वाला जबड़ा। कुक्कू एक अच्छा आदमी है जिसका ये है ऊपर वाला जबड़ा और ये है नीचे वाला जबड़ा। कुक्कू की फोटो में लेके आई हूँ। अब कुक्कू के ऊपर वाले जबड़े में अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो उसके में एक तो ये तार ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। ठीक है, तो कुक्कू के अगर आप ऊपर वाले जबड़े में देखोगे तो ये जो दांत हैं सेम टू सेम इधर भी वैसे दांत हैं, बस छोटे हैं थोड़े। ये जो दांत हैं ये वहां पर हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुक्कू का जो अपर जॉ है, दिस इज द बेटा जी व्हाट, ये है इसका अपर जॉ और ये है कुक्कू का लोअर जॉ। ठीक है, दोनों जॉ हैं कुक्कू का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दोनों जॉ हैं। जॉ में जो दांत ऊपर हैं वही सेम टू सेम दांत नीचे, साइज में चेंजेस हो सकते हैं पर होता सेम टू सेम वही है। तो ऊपर बेटा जी 16 दांत होते हैं और नीचे बेटा जी 16 दांत होते हैं। तो टोटल कुक्कू के पास कितने दांत हैं,
कितने दांत है बच्चों जी? टोटल कुक्कू के पास 32 दांत हैं, पर कुक्कू जवान आदमी है। कुक्कू क्या है? जवान आदमी है, इसलिए उसके पास 32 दांत हैं बच्चों, ये याद रखना। अब ये याद रखना कि जब आप मान लो 16 से 25 साल की बात है, तो 16 से 25 साल तक ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास 32 ही दांत हों। आपके पास 16 से 25 साल तक 28 दांत होते हैं, पर इन सालों के बीच में किसी के पास 32 भी हो सकते हैं, किसी के पास 28 भी हो सकते हैं। तो मैडम ये 4 कहाँ से आ गए? बेटा ये जो 4 आए ना पीछे की ओर, इनको हम कहते हैं विजडम टूथ। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? विजडम टूथ। ये करीब 25 साल के पहले आ जाते हैं और 15-16 साल के बाद आते हैं। तो विजडम टूथ जो होते हैं ये आपके 28 के बाद वाले दांत हैं, जो 4, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने हो गए? 4। विजडम टूथ जो होते हैं इनको हम अक्ल दाढ़ के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि विजडम टूथ आ जाने के बाद बहुत ज्यादा अकल आ जाती है, बिल्कुल नहीं है ऐसा रे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि आपके जो पूर्वज थे उनको बहुत ज़्यादा चबाना होता था किसी भी चीज़ को, तो उनको ज़्यादा जो है तो दांतों की आवश्यकता थी। पर बेटा मेरे लल्ला, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, वहाँ पर जब वो थे तो उनका जबड़ा भी चौड़ा था, तो सारे 32 के 32 अच्छे से आते थे, कोई समस्या नहीं थी। पर समय के साथ हमने चीज़ों को पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने आग का इन्वेंशन कर लिया, तो इसलिए अब हम जो है खाने को पका कर खाना शुरू कर दिए। अब जब भी बेटा हम खाने को चबाते, ध्यान से सुनियो मेरी बात, जब भी हम खाने को चबाते हैं अच्छे से, तो वो पका हुआ खाना चबता है, तो हमें ज्यादा बड़े जबड़े की आवश्यकता नहीं है। अब जबड़े का साइज तो छोटा हो गया, पर ये 4 दांत तो आज भी आते हैं। तो जब छोटे जबड़े की जगह पर आपके 2 ऊपर 2 नीचे एडिशनल दांत आएंगे 28 के बाद, तो वो प्रेशर बनाएंगे, हट जाए यहाँ से कलमुही, मुझे भी आने दे। अब वो जो है बेचारे सारे दांत जो है इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो आपको भयंकर वाला दर्द होता है, बिकॉज देयर इज नो या वेरी लेस स्पेस, और उस लेस स्पेस में आपके वो दांत आ रहे हैं, इन्हें हम विजडम टूथ कहते हैं। इसीलिए जब ये आता है तो फिर भैया ऐसी की तैसी हो जाती, बड़ा दर्द होता है आपको। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, तो विजडम टूथ्स आर द एडिशनल टूथ जो 28 के बाद आते हैं। 28 तो आपके एसेंशियल टीथ्स हैं। विजडम टूथ वेस्टिजियल होता है, ये आपके शरीर पे है, पर इसका कोई वर्क आपके शरीर में नहीं है। ये हमको ये बताता है कि आपके पूर्वजों में ये फंक्शनल रहा होगा। इज दिस क्लियर टू यू? क्यों रहा होगा? क्योंकि कच्चा सामान चबाते थे, कच्चा मांस चबाते थे, तो चबाने की जरूरत ज्यादा थी बेटा, अब समय के साथ नहीं है अपने को। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ये कुक्कू जो आदमी है, आपने देखा कि जो ऊपर सेट प्रेजेंट है कुक्कू के, वही देखो यहाँ पे भी इसका खराब हो रहा दांती वाला, ठीक है, कुक्कू का, ठीक। तो कुक्कू के जो ऊपर है वही कुक्कू के नीचे भी है, तो वी हैव 16 ऊपर 16 नीचे। अब आपके पास ये समझना कि एक ही जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक बार होते दूध के दांत, एक होते परमानेंट सेट। दूध के दांत जो होते हैं, पहले अभी समझाते हैं, समझना, ये है कुक्कू। अब आप अगर देखेंगे, अभी आपको सब समझ में आएगा, कुक्कू के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार कुक्कू ने हर इंसान के पास? ठीक है, क्या होते हैं भैया? इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलार्स होते हैं और मोलार्स होते हैं। ठीक है, प्रीमोलार्स होते हैं, मोलार्स होते हैं। किसी भी चीज को काटना है तो इंसीजर, किसी भी चीज को फाड़ना है तो कैनाइन, किसी भी चीज को चबाना है तो मोलार एंड प्रीमोलार्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आपने ये समझ गए कि भैया ऊपर 16 दांत जबड़े में, नीचे 16 दांत जबड़े में। क्लियर है? तो इंसीजर कितने होने चाहिए ऊपर वाले जबड़े में, कैनाइन कितने होने वाले चाहिए ऊपर वाले जबड़े में, प्रीमोलार कितने होना चाहिए ऊपर वाले जबड़े में, और मोलार कितने होने चाहिए ऊपर वाले जबड़े में। वैसे ही इंसीजर कितने होने चाहिए नीचे वाले जबड़े में, कैनाइन कितने होने चाहिए नीचे वाले जबड़े में, प्रीमोलार कितना होना चाहिए नीचे वाले जबड़े में, मोलार कितना होना चाहिए नीचे वाले जबड़े में। जब आप ये काउंट करते हैं राजा, तो इसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये जानना नहीं है, पर मेरे बहुत सारे संगी साथियों को ये दिक्कत होगी, मैम डेंटल फार्मूला तो पढ़ाया नहीं, क्लास 11 तो पढ़ाया जाता है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार ऊपर वाले कुक्कू के कितने हैं और नीचे वाले कितने हैं। क्लियर है? अब अगर कुक्कू का जबड़ा आप और देखोगे, तो जो दांत इधर दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम दांत इधर दिखाई दे रहे हैं। जो दांत इधर दिखाई दे रहे हैं, वही सेम टू सेम दांत इधर भी कुक्कू को दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैं कैलकुलेट कराती हूँ, ध्यान से समझना। मैं आपको कैलकुलेट करा रही हूं परमानेंट सेट का, सब समझ में आएगा। शिप्रा मैम समझाएं और ना समझ में आए ना बेटा, इट विल नेवर 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 पॉसिबल। ठीक है, तो आइए SCP देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार, मोलार फुल फॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो बोलेंगे ई का लिखी हो मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कैनाइन्स, ठीक है, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। ठीक है,
ये होगा ऊपर वाले, ये वाले नीचे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद, देखो बेटा याद नहीं होगा तो छोड़ देना, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, AI एडिशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। 2123 अपॉन 2123 इंटू करिए 2 से। क्यों 2 करना है? थोड़ा इसको मिटा देती हूँ कि थोड़ा छोटा लिखती हूँ। 2123 अपॉन 2123। मैम ये क्या लिख रही हो? इंसीजर 2, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार इंटू 2 क्यों करना है? अभी आपको समझाया कुक्कू को जो उधर है दांत वही इधर भी है, तो आपको इंटू 2 करो। अब इंटू 2 करोगे तो 4 2 4 6 4 2 4 6, जोड़ो कितना हो गया? 4 6 8 8 8 16, 4 4 8, 6 और 2 8 8 8 16, 16 बाई 16। तो अपर जॉ में कितने दांत होते हैं बच्चों? अपर जॉ में होते हैं 16 और नीचे जॉ में होते हैं 16। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? कुछ भी नहीं याद रखना है। डेंटल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम ये निकालते हैं कि ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत हैं और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हैं। ठीक है, हमारे ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं, नीचे वाले में 16 दांत होते हैं। ठीक है, अब एक और बताओ, ये परमानेंट सेट है जो कभी टूटता नहीं, और अगर टूट गया ना तो दोबारा आता नहीं है बेटा, ये याद रखना। समझ में आ गई बात? ओके। अब अगर मैं मिल्क सेट की बात करूं, मिल्क सेट की बात करूं, दूध के दांत, दूध के दांत होते हैं सिर्फ 20, ओनली 20, उसमें प्रीमोलार्स नहीं होते, प्रीमोलार्स नहीं होते, जबड़े में जगह ही नहीं इतनी। ठीक है, नो प्रीमोलार्स। ठीक है, तो 20 दांत उनके पास हैं, अपने पास कितने हैं? 32। ठीक है, अब एक और चीज दांत के बारे में एक बहुत यूजुअल और प्यारा फैक्ट बताती हूँ आपको मैं। दांत आपके शरीर की सबसे हार्डेस्ट संरचना है, दांत से ज्यादा हार्ड कोई भी चीज नहीं होती बच्चों। ठीक है, दांत जो है ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप एक टूथ की संरचना देखेंगे तो दांत जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये क्या हो गया? मसूड़ा हो गया। ठीक है, मसूड़े के ऊपर जो पार्ट आपको दिखता है दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये होता है। तुमको मैं बताऊं कि दांत अगर परमानेंट सेट में अगर दांत एक बार गिर जाए तो दोबारा कभी दांत आता भी नहीं है। ठीक है, कभी नहीं आता, समझना। दांत के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इनेमल। बेटा ये NTSC का सवाल था, इनेमल। इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, बॉडीज हार्डेस्ट पार्ट। समझ में आई बात? ओके, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब आपको समझ में आया कि इसको हार्डेस्ट पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं, मैक्सिमम मिनरल्स। ठीक है, मेरी बात समझे? दांत कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसीजर कटिंग के लिए, कैनाइन टीयरिंग के लिए, प्रीमोलार चबाने के लिए, मोलार भी चबाने के लिए। ऊपर कितने दांत हैं बच्चों? ऊपर हैं 16 दांत। कैसे निकालते हैं ये देख लो। 2 1 2 3 ये पूरा इंटू 2 क्यों करना है? क्योंकि जो इधर है वही इधर भी है। 2 1 2 3 नीचे वाले जबड़े में 4 2 4 6 4 6 16 जोड़ो तो यहाँ ऊपर वाले जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में 16। मिल्क सेट में प्रीमोलार नहीं होते, मिल्क सेट में सिर्फ 20 दांत होते, जगह ही नहीं इतना छोटा जब बेचारे का बच्चा, वैसे इसको चबाने दूध तो पीना है उसको। दांत आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ भी चीज हार्ड नहीं हो सकती। दांत के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, इसमें सबसे अधिक मिनरल कंटेंट होता है, इसलिए ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। समझ में आ गई बात? इनेमल की सेल एक बार परमानेंट सेट आ जाता है तो उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, इसलिए अगर दांत परमानेंट वाला टूट जाए ना तो वापस कभी नहीं आता, क्योंकि दांत को बनाने वाली सेल्स जो होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं परमानेंट सेट आने के बाद, इसलिए दांत दोबारा नहीं आ सकता। क्लियर है? अब आपको मैंने बताया कि 25 साल तक आपके पास हो सकता है, 16 से 25 साल तक आपके पास 28 दांत हो, आपके पास 4 एडिशनल टूथ आते हैं जिनको हम विजडम टूथ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक दांत इज डन। ठीक है, तो इंसीजर्स क्या होते हैं? कटिंग के लिए होते हैं। कैनाइंस क्या होते हैं? टीयरिंग के लिए होते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, चबाने के लिए। टीथ का क्या काम होता है कि भाई साहब ये खाने को चबाता अच्छे से है ताकि आपका खाना निगल सके। ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। दांत के ऊपर का जो कवर होता है इसे इनेमल कहते हैं। इनेमल एक बार बन जाता है तो दोबारा कभी नहीं बन सकता, इसलिए दांतों की घिसाई डेंटिस्ट के पास ज़्यादा जाके मत कराओ, क्योंकि इनेमल अगर टूट जाएगा ना, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है भाई, तो दोबारा नहीं बन सकता। समझ में आई बात? इवन दांत की जो सेल्स होती हैं, ये अंदर वाला पार्ट डेंटाइन कहलाता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी वापस से नहीं बनता। और दांत के इनेमल और डेंटाइन ये दोनों हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। लोग सोचते हैं बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो बोलते बोन बोन बोन, पर नहीं, दांत का हार्डेस्ट पार्ट इज द इनेमल, मतलब पूरे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट इज इनेमल, क्योंकि मैक्सिमम मिनरल कंटेंट आपके इनेमल में ही पाया जाता है।
आई होप दिस इज क्लियर। टीथ क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो वी हैव बकल कैविटी में हमने क्या क्या, हालांकि हम इसको दोबारा भी डील करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को। तो आपके पास आपने क्या क्या डील कर लिया है बच्चों? हमने डील कर लिया है पैलेट, हमने डील कर लिया है बच्चों जी क्या, हमने डील कर लिया है अपना दैट, पैलेट के बाद क्या डील किया यार, पैलेट के बाद अपन ने डील किया है टंग, टंग के बाद अपन ने डील किया है क्या, टीथ्स, टीथ्स के बाद अपन ने डील किया है यूव्यूला, ठीक है, ये सारी चीजें डील कर ली। अब अपन बात करते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स की। क्या होती हैं सलाइवरी ग्लैंड? ध्यान से समझना। सलाइवरी ग्लैंड वो होती हैं जो सलाइवा बाहर निकालती हैं। मैम सलाइवा क्या होता है? सलाइवा है लार, सलाइवा क्या है? लार, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या बाहर निकालती हैं? सलाइवा। सलाइवा क्या है बच्चों? लार, लार टपकना, ठीक है, खाने को देखकर लालच आना, सलाइवा, ठीक है। कितनी होती है आपके पास? 3 पेयर होती हैं। 3 पेयर का नाम आपको नहीं रटना है, बस हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ होती है। एक तो भैया ऐसा है कि आपके कान के आसपास वाले एरिया में होती है, जिसको हम पैरोटिड कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती कान के पास, नियर बाय द ईयर, ठीक है, नियर बाय द ईयर, ठीक है। आपको जो है याद नहीं होगा नाम तो छोड़ देना बच्चों, याद नहीं करना है। ये लार्जेस्ट होती है, कान के पास होती है, ठीक है, लार्जेस्ट, ओके। उसके बाद होती है सब मैंडिबुलर। एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक और चीज बता दूं, बोलो, एक और चीज बता दूं, बोलो, बता देते हैं, है ना। देखो भैया इधर आ जाओ, ध्यान से समझो, इनके नाम सुनो। तो देखो ध्यान से, नीचे वाले को मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले को मैक्सिला कहते हैं। जॉ के नाम है मैंडिबल और मैक्सिला। जो ऐसे हिले, जैसे बोले मंडी मुंडे 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 मुंडे, तो जो हिले वो है मैंडिबल, जो नहीं हिले वो है मैक्सिला। पर ये भी आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना, ये भी याद नहीं रखना बेटा, ये भी याद नहीं रहे तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बता दिए क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। देखो बेटा मैं आपको ना पहली बार में बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद 1 शॉट में मैं आपको सारी चीजें करा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। तो एक होती है, एक तो होती है कान के पीछे, पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, सलाइवरी ग्लैंड, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, याद नहीं होगा तो जाने देना। एक होती है जॉ के बीच में, मैंडिबल और मैक्सिला, ऊपर वाला कौन सा है? मैक्सिला, नीचे वाला कौन सा? मैंडिबल। उनके जॉ पर एक होती है, एक होती है टंग के नीचे, एक होती है टंग के नीचे, जिसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। नाम याद नहीं करना है, बस ये याद रखना कि यू डोंट नीड टू लर्न द नाम, आपको याद नहीं रखना है। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में पाई जाती है, माउथ के एरिया के आसपास पाई जाती है, जरूरी नहीं कि माउथ पे ही पाई जाए, ये आपके नियर बाय द माउथ पाई जाती है। कितना पेयर होती है? 3 पेयर होती है, एक कान के पीछे, जॉ के जॉइंट में, और एक जीभ के नीचे। क्लियर है? क्या निकालेगी बेटा? सलाइवा निकालेगी। डिफरेंट लोकेशंस पे होती है, जरूरी नहीं है कि हर सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर बाय द एरिया ऑफ द माउथ एंड दे विल सिक्रीट द सलाइवा इनसाइड द माउथ। देखो बेटा कान के पीछे यहाँ पे, अब यहाँ से किसी पाइप के थ्रू ही आएगी, है ना, पाइप के थ्रू, तो अपने पाइप निकालती हैं कि बेटा यहाँ से पाइप निकलेगी तो यहाँ पे छोड़ना सलाइवा। क्लियर है? तो कहीं भी प्रेजेंट हो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती हैं और सलाइवा का एक्शन आपके माउथ में होता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है मैडम जी, उसमें क्या होता है? उसमें होता है टाइलिन। क्या होता है बच्चों? टाइलिन। टाइलिन को हम एक और नाम देते हैं सलाइवरी एमाइलेज। बेटा इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम, ध्यान से समझिएगा, यहां पे बता रहे हैं टाइलिन के बारे में। देखो सलाइवा, सलाइवा के पास, सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम है राजा बेटा सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी है, सुनो रे, सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? आप आलू से, चावल से, किसी से भी कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी मान लो क्या खा रहे हो आप? ग्लूकोज, ग्लूकोज खा रहे हो ना बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? नहीं ग्लूकोज, ठीक है, आप क्या खा रहे हो? स्टार्च, ठीक है, क्या खा रहे हो? स्टार्च। स्टार्च किस में होता है? स्टार्च हटा देना नहीं तो मोटे हो जाएंगे। किस में होता है? आलू और चावल में। स्टार्च क्या है? स्टार्च है, स्टार्च है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या है बच्चों? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब हम बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट, मतलब यहाँ पे X लिख देती हूँ, बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट जोड़ोगे तो क्या बनेगा? स्टार्च। मेरी बात ध्यान से समझना, जब आप खाने में स्टार्च खा रहे हैं तो करीब 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन, ठीक है, 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ पर हो जाता है? आपके बक्कल कैविटी में हो जाता है। पर आज के बाद ये कंसेप्ट लर्न करना है
कि आप कुछ भी कहीं भी तोड़ लीजिए बेटा, कहीं भी तोड़ लीजिए, पर फाइनल डाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फाइनल डाइजेशन क्या है, क्यों है? किसी भी चीज को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप कुछ भी कहीं भी तोड़ते रहिए, भाड़ में जान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर चीज का फाइनल डाइजेशन राजा बेटा मेरी आंखों के तारों कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि मुझे अब मैम हमको ये बताइए कि शुगर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो ग्लूकोज है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है। और अगर बेटा मैं बोलूं कि फैट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कन्वर्ट आप करेंगे वो कहाँ कन्वर्ट करेंगे? वो कन्वर्ट करेंगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखना। तो सलाइव आप ग्लूकोज नहीं बना सकते यहाँ पर, आप क्या बनाओगे? माल्टोज। क्या बनाओगे? माल्टोज। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज की लंबी चेन में दो दो ग्लूकोज की यूनिट निकाल लीजिए, ये इस तरीके से बनाइए बहुत सारे माल्टोज। तो आप क्या बना रहे हैं? माल्टोज बना लीजिए, पर आप ग्लूकोज नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपलेस्ट हमेशा कहाँ कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सलाइवरी, बस याद क्या करना है वो बता देते हैं आपको। सलाइवरी ग्लैंड कितनी है? 3 है। क्या निकालती है? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या कन्वर्ट करता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या है? अभी दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है? स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। बड़े ग्लूकोज को दो दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लो, हो गया काम। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पर कितना % स्टार्च डाइजेस्ट करते हो? ओनली 30%। 70% कहाँ होगा वो आपको बताया जाएगा। समझ आ गई बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सलाइवरी ग्लैंड समझ आया है। पर कभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाएंगे आप। कभी भी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाओ, प्रोटीन को अमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाओ, और अपने फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, ये कहीं और नहीं बनेंगे सिवाय स्मॉल इंटेस्टाइन के। वो बाप आदमी है, ठीक है? नाउ जब आप खाने को चबा लेते हैं, उसमें सलाइवा मिला लेते हैं, तो वो चिकनी चमेली होकर गोली गोली हो जाती है। उसके बाद आप उसे एक एरिया से गुजारेंगे जिसका नाम है फेरिंग्स। जिसका नाम क्या है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है बेटा जी कॉमन पाथवे है। देखो ये एक फेरिंग्स एरिया है, तो हवा भी इसी एरिया से होके गुजरेगी, खाना भी इसी एरिया से होके गुजरेगा। तो वो एरिया जो कि कॉमन रास्ता है, कहाँ? हवा आने के लिए भी और फूड आने के लिए भी, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्लियर है? कितने सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर का होता है। और ये किस शेप का होता है? फनल शेप का। देखो फनल शेप का है, ऐसे करके, ऐसे करके है ना, ऐसे करके फनल शेप का, ठीक है? फनल शेप का होता है, और ये दोनों के लिए पाथवे देता है। हवा भी यहीं से होकर, ये रास्ता है पूरा ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है? इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। हवा भी देखो यहीं से आ रही है और खाना भी यहीं से आता है। कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। बेटा जी बकल कैविटी में आप 30% स्टार्च को, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें दो दो ग्लूकोज की यूनिट को अलग कर दिया, जिसे हम माल्टोज कहते हैं। फेरिंग्स तो पाथवे है जो कि हवा को भी लेके जाता है ट्रैकिया में, और खाने को लेके जाता है फूड पाइप मतलब ईसोफेगस में। अब आते हैं कि ईसोफेगस की बात। ईसोफेगस एक ऐसा आदमी है जिसमें कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। तो मैडम होता ही नहीं है तो क्यों रखा है इसको? बेटा जी ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि खाने को फेरिंग से लेकर जाता है और आपके स्टमक में छोड़ देता है। देख लो ध्यान से, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम ही नहीं होता। तो कोई एंजाइम नहीं होगा तो क्यों डाइजेशन होगा? यहाँ पर सिर्फ एक चिकनी चीज होती है जिसका नाम होता है ओनली म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जानते क्या होता है? जैसे करते ना, तो जो मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, वो म्यूकस होता है। पर ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है, जो कि पाथवे को चिकना बना देता है, जिससे खाना सरक कर नीचे जा सके। अब देखो, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर एक अजीब सा मूवमेंट चल रहा है, पिचिक पिचिक पिचिक। कौन सा मूवमेंट? पिचिक पिचिक पिचिक। तो ये जो पिचिक पिचिक मूवमेंट है ना बेटा जी, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं हम इसे? पेरिस्टाल्सिस। बस इतना याद रखो, ठीक है? एक धक्का मारो, पिचिक 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 पिचिक, जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका ईसोफेगस में ये पिचिक पिचिक मूवमेंट दिख रहा है, इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं राजा। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पिचिक पिचिक मूवमेंट लिख दो हिंदी में, पिचक 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 मूवमेंट, पिचक पिचक मूवमेंट, धक्का मारो मूवमेंट, ठीक है? ऐसा करो, जैसे मान लो अपन का, जैसे मान लो टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो अपन कैसे करते हैं? की, ठीक है? तो ये पिचक पिचक मूवमेंट, दबाओ तो आगे बढ़ेगा, पिचक आगे बढ़ा, पिचक आगे बढ़ा, तो पिचक पिचक मूवमेंट, ठीक है? धक्का मारो मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस।
तो अब आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो पार्शियली क्यों कहा, क्योंकि 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है ना, ये कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच चुका है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे यार, ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। तो आज हमने क्या क्या डन कर लिया, एक बार डिस्कस कर लें, हैं, बताओ जल्दी से। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए, अभी बहुत सारा बचा है यार, इसको अभी हमें लेक्चर एक और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया बकल कैविटी, वी हैव डिस्कस द माउथ, वी हैव डिस्कस द esophagus, we have discussed the salivary gland and the digestion, we have discussed teeth with दुनियादारी का सवाल। तो अभी तक हमने ये डील कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताना है क्या, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ग्लैंड्स, उसके बाद डाइजेशन। क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस आपको सब कुछ सिखाएगा। आप कंसेप्ट रटने में मत जाइएगा, क्योंकि जिन आदमियों ने फिजियोलॉजी को रटा है वो कभी भी कुछ नहीं समझ पाए हैं। तो रटना कुछ भी नहीं है, क्या आपने पढ़ना है, क्या आपने नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे देती हूँ और फिर बताती हूँ कि बेटा ये मैंने बता दिया, पर पढ़ियो तुम इतना। तो मैं बताती क्यों, क्योंकि जब तक मैं नहीं बताऊंगी ना, आप कंसेप्ट ही बिल्ड नहीं कर पाएंगे। फिर तो क्या है, मेरी जरूरत नहीं, आप पढ़ लो बुक से जाके, ठीक है। और लोग ऐसा ही करते, डायरेक्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, डायरेक्ट पढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट से अपन को समझ में नहीं आ पाएगा कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है। So I hope you learned and enjoyed the session. Success is the sum of small efforts. ठीक है, repeated many times. ये याद रखना, सक्सेस कभी वन शॉट वीडियो से नहीं आती है। वन शॉट वीडियो तब पढ़ा जाता है जब आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा हो। तो सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स से आती है, जो स्टेप्स मैं आपको लेना सिखा रही हूँ। क्लियर है इतनी बात? छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, और उसके बाद आपको वन शॉट बना के दूंगी। बस अभी जो हम पढ़ाते जा रहे हैं वो ध्यान से समझो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and so many glands. Okay, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एंड थैंक यू।